Hello बच्चों, welcome to your 7th NCERT history video class. Today we are starting 4th chapter The Mughal Empire. तो चैप्टर शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा पिछले चैप्टर को यहाँ पर रिलेट करते हैं. देखो, इन द प्रीवियस चैप्टर वी हैव स्टडीड दैट अलाउद्दीन खिलजी एंड मोहम्मद तुगलक वर रूलिंग दिल्ली. अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक के रेन को हमने पढ़ा था कि किस तरीके से जो दिल्ली एरिया है, दिल्ली सल्तनत है, उस पर उनका कंट्रोल था. और हमने ये भी पढ़ा था कि जो मंगोल्स हैं, द मंगोल्स अंडर चंगेज़ खान इन्वेडेड द दिल्ली, यानी कि जो मंगोल्स थे, या अगर हम देखें धीरे धीरे जो है वो अटैक कर रहे थे. यानी कि ओवरऑल अगर हम देखें जो दिल्ली है वो काफ़ी जो दूसरे जो राजा थे उनके सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बना हुआ था. यानी कि बहुत सारे राजा जो हैं वहाँ पर अटैक करना चाह रहे थे. तो इसी समय में अगर हम देखें जो 16th सेंचुरी है, वहाँ पर जो मुग़ल शासक थे उन्हीं का जो शासन है इंडिया के अंदर शुरू हुआ. यानी कि वो दिल्ली की तरफ अट्रैक्ट हुए. ठीक है. फ्रॉम द लेटर हाफ ऑफ द 16th सेंचुरी दे एक्सपेंडेड देयर किंगडम फ्रॉम आगरा एंड दिल्ली. तो आगरा और दिल्ली से इन्होंने शुरुआत की और धीरे धीरे जो है 17th सेंचुरी तक जो है इस सब कॉन्टिनेंट का बहुत सारा हिस्सा इन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया था. और जो इनकी एडमिनिस्ट्रेशन था और जो इनकी गवर्नेंस थी वो आने वाले जो राजा थे उन्होंने उनको फॉलो किया. यानी कि जो इन्होंने पॉलिटिकल लिगेसी जो छोड़ी थी, तो आने वाले जो राजा थे उन्होंने उसको फॉलो किया. यानी कि इनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो बहुत ही अच्छा था. ठीक है. तो अगर हम बात करें एक्चुअली मुग़ल थे कौन, ये जैसे देखो ये रेड फोर्ट आपको दिखाया गया है ना, लाल किला. तो लाल किला यहाँ से आप देखते हो जो पीएम है हमारे वो एड्रेस करते हैं. पीएम ऑफ इंडिया एड्रेस द नेशन ऑन इंडिपेंडेंस डे फ्रॉम द रैम्पार्ट्स ऑफ द रेड फोर्ट इन दिल्ली. तो ये किसका रेजिडेंस था? ये जो मुग़ल एम्परर हैं उन्हीं का रेजिडेंस था. इसके अलावा अगर हम इंडिया में देखते हैं तो बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स हैं. जो आर्किटेक्चर की हम बात देखें तो बहुत सारे जो राजा हैं उन्होंने अलग अलग जो इमारतें, मीनारें, वो सब कुछ बनाई हैं जो आप ऑलरेडी पढ़ते भी रही हैं और आगे भी पढ़ने वाले हैं. तो सबसे पहले हमें पता हो हु वर द मुगल्स. मुगल्स एक्चुअली थे कौन? अगर हम बात करें इनकी मैटरनल साइड की, यानी कि अपनी माँ की तरफ से, मदर्स साइड, दे वर डिसेंडेंट्स ऑफ चंगेज़ खान, जो मंगोल रूलर थे जिनका चाइना और सेंट्रल एशिया पर था. ठीक है. तो चंगेज़ खान यानी कि मंगोल्स थे, अपनी मदर की साइड थे. ओके, मंगोल. और वहीं अगर फादर की साइड से अगर हमें देखो तो जो तैमूर हैं, तैमूर जो जिनका ईरान, इराक और आज की बात अगर हम करें तुर्की जिसे हम कहते हैं, तो वहाँ तक जो है इनका कंट्रोल था. तो ये किसके फॉलोवर्स थे या हम कहें सक्सेसर थे? तैमूर के. और ये जो मुगल्स हैं ये अपने आप को चंगेज़ खान का डिसेंडेंट्स कहने की बजाय तैमूर के वंशज कहलाना अपने आप को ज़्यादा अच्छा महसूस करते थे, मानते थे. अपने आप को तैमूर का वंशज ही बताते थे. क्यों बताते थे? क्योंकि जो तैमूर था उसने जो है दिल्ली पर अगर हम देखें, देखो अभी आप आगे पढ़ने वाले हो इन सब चीज़ों के बारे में, कि जो तैमूर है उसी ने सबसे पहले जो है देखो यहाँ पर 1398 में जो इनका ग्रेट एंसेस्टर था तैमूर, उसने जो है वहाँ पर कब्ज़ा किया था, दिल्ली के ऊपर कब्ज़ा किया था. ठीक है. और वैसे भी जो चंगेज़ खान है तो एक जो मैस्करेड हुआ था, यानी कि बहुत सारे लोगों को जो है मार दिया गया था चंगेज़ खान के कारण या उसके ऑर्डर्स के कारण. तो जो वो मेमोरी हैं वो बहुत ही ज़्यादा बुरी मेमोरीज़ हैं जिसकी वजह से जो मुगल्स हैं वो अपने आप को उस बेग से लिंक करना नहीं चाहते, क्योंकि वो साथ के साथ क्या थे, इनके मंगोल कम्पिटिटर्स भी थे. तो मुगल जो हैं वो जो हैं तैमूर के वंशज कहलाना ज़्यादा पसंद करते हैं. देखो ये एक इमेज भी आपको दिखाई गई है. देखो जो फैमिली ट्री होता है ना, हम सबके क्या होते हैं? फैमिली ट्री होते हैं. यानी कि हमें अपने पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का, उनके ग्रैंड पेरेंट्स का, यानी कि जो हमें ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं उनका जो सारा रिकॉर्ड है वो हमारे पास होता है ना. और उनके थ्रू हमें पता चलता है कि हमारे एंसेस्टर कौन है, हम किन के वंशज हैं. तो इसी तरीके से जो मुग़ल थे वो भी अपना एक फैमिली पिक्चर जो है वो शो करते थे. हर जो मुग़ल राजा है उसके पास ऐसी पिक्चर होती थी. तो ये देखो सेंटर में जो है ये कौन है? ये तैमूर है. ठीक है. और धीरे धीरे देखो इनके ये साइड में जो है इनके वंशज दिखाए गए हैं. तो ये सभी जो है इनके वंशज हैं. आप इस पिक्चर को जब आप देखोगे, पढ़ोगे यहाँ पर, तो आपको सारी चीज़ें जो इनके नेम है, नेम वाइज आपको समझ में आएंगे. तो आप इसको पढ़ोगे. देखो a miniature painting dated of Timur, his descendants and the Mughal empress. Timur is in the center and on his right is his son Miran Shah. ठीक है. सबसे पहले जो उनके बेटे हैं मिरान शाह हैं, फिर उनके बेटे हैं अबू सैद. उसके बाद अगर हम लेफ़्ट की तरफ देखें तो सुल्तान मोहम्मद मिर्ज़ा हैं.
जो बाबर के दादा होते थे। फिर उमर शेख हैं जो बाबर के पिता थे। उसके बाद बाबर, अकबर, शाहजहां, ये सब नाम तो आपने सुने हैं ना। तो हुमायूं, जहांगीर, औरंगज़ेब, ये सब जो है ये किंग्स अपने आप में ये देखो दिखाए हुए हैं। तो हर मुग़ल शासक जो था वो अपने आप को तैमूर का जो वंशज है वो कहलाना पसंद करता था। और एक जो क्रोनोलॉजिकल शो करने के लिए इस तरह की पिक्चर जो है वो हर एक मुग़ल शासक के पास थी। ठीक है, तो ये था। अब अगर हम देखें जो मुग़ल मिलिट्री कैंपेन्स यानी कि कैसे शुरुआत हुई इनकी, तो जो बाबर हम कहते हैं, जो बाबर है वो पहला राजा था। ठीक है, मुग़ल शासक जो हम कहें, फर्स्ट मुग़ल एम्परर था, जिसका रेन टाइम पीरियड क्या था 1526 टू 1530। ये पहले फरगाना जो है उसके राजा हुआ करते थे 1494 में, जब वो सिर्फ 12 साल के थे। ओके, व्हेन ही वाज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। लेकिन जो मंगोल, जैसे हमने अभी स्टार्टिंग में पढ़ा कि मंगोल जो थे बार बार इन पर अटैक करते थे, इनके कंपिटिटर से। तो जो उज़्बेक है इन्होंने इसे फरगना का जो राज्य है वो छीन लिया। ठीक है, और इनको जो है इधर उधर भटकना पड़ा, यानी कि इनको वहाँ से छोड़कर जाना पड़ा। लेकिन कई सालों तक भटकने के बाद जो है ही सीज्ड काबुल इन 1504। इन 1526 ही डिफीटेड द सुल्तान ऑफ दिल्ली इब्राहिम लोदी एट पानीपत एंड कैप्चर्ड दिल्ली एंड आगरा। तो जब उज़्बेक से ये हार गए तो कई सालों तक ये भटकते रहे, लेकिन बाद में धीरे धीरे इन्होंने अपनी आर्मी को रिगेन किया, बनाया, और फिर 1504 में काबुल पर जो अपना अधिकार कर लिया। काबुल अफगानिस्तान के साइड जो एरिया है, ठीक है। और वहाँ से फिर धीरे धीरे इन्होंने क्या किया, इंडिया की तरफ एंट्री ली। और 1526 में जो पानीपत की लड़ाई आप जानते हैं ना, फर्स्ट जो पानीपत की लड़ाई हुई थी वो किस किस के बीच में हुई थी, इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में। ठीक है, और यहाँ जो है बाबर जीत गए थे और उन्होंने दिल्ली और आगरा पर अपना कब्जा जमा लिया था। क्लियर। तो ये थी शुरुआत कि किस तरीके से जो मुगल शासक है वो इंडिया में एंटर करे, यानी कि पहला जो शासन है उन्होंने कैसे साबित किया। तो पानीपत की जो पहली लड़ाई हुई थी 1526 में, तो इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच की, तो वहाँ से जो है इनकी लड़ाई शुरू हुई और इंडिया पर इन्होंने एंट्री शुरू की। ठीक है, इसके बाद आप देखो क्रोनोलॉजिकली अब हम ये टेबल के थ्रू देखेंगे कि जो अलग अलग जो कैंपेन्स थी जो मुगल एम्परर्स की, जो प्रोमिनेंट जो मुगल राजा हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखो अभी इस बुक के अंदर जो हमारा चैप्टर है, यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं, देखो मेनली हम देखें तो ये देखो आपको यहाँ से लेना पड़ेगा 1526 से लेकर अगर हम देखें 1707 तक के जो किंग हैं लगभग हम उनके बारे में यहाँ पर स्टडी करेंगे, क्योंकि ये जो टाइम पीरियड था इस समय मुगल एम्परर जो हैं पावरफुल बनते चले जा रहे थे, जो मुगल शासन है वो एक्सपेंड होता जा रहा था, इनकी कैंपेन्स जो हैं वो बहुत अच्छे से चल रही थी। लेकिन 1707 है इसके बाद में जो है ये इनका डिक्लाइन पीरियड शुरू हो गया था। हालांकि उस समय भी मुगल राजा थे, ऐसी बात नहीं कि उस समय मुगल जो शासक है वो नहीं थे, उस समय भी, यानी कि जो टाइम पीरियड था अगर हम ले 1707 से लेकर 1857 तक का, ये जो टाइम पीरियड है ये जो है डिक्लाइन का टाइम था। यानी कि इस समय जो मुगल सत्ता है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रही थी। लगभग 11 जो है मुगल शासक यहाँ पर हुए, जिनमें सबसे पहले अगर हम देखें तो कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट जिसे हम कहते हैं। ओके, बहादुर शाह फर्स्ट के नाम से इनको जाना जाता था। और जो लास्ट थे, डिक्लाइन की बात कर रहे हैं, वैसे फर्स्ट नहीं, वैसे फर्स्ट कौन थे, बाबर थे। अभी हमने पढ़ा ना पानीपत की लड़ाई में। और डिक्लाइन की जो हम बात कर रहे हैं उस समय पहला, यानी कि औरंगजेब के बाद से हम बात कर रहे हैं, जो राजा थे वो कौन थे, बहादुर शाह फर्स्ट। और लास्ट यानी कि जब ब्रिटिश इंडिया जो है बन गया था, ये 1857 तक जो है पूरा ब्रिटिश गवर्नमेंट का कंट्रोल हो गया था, उस समय राजा कौन थे, बहादुर शाह सेकंड आप इन्हें कहेंगे, या जिन्हें आप बहादुर शाह जफ़र भी कहते हैं। ठीक है, उनका शासन जो हमारे लास्ट मुगल एम्परर थे। ठीक है, तो हम इनके बारे में यहाँ पर स्टडी नहीं करेंगे, मेनली हम बात करेंगे 1526 से 1707 तक के जो राजा थे, जिसमें हम बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, इन सब को हम स्टडी करेंगे कि इनकी मेनली जो कैंपेन्स थी वो कौन कौन सी थी और या इनके टाइम पीरियड में क्या क्या खास बातें हुई थी। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम देखें बाबर की, ठीक, तो बाबर का जैसे हमने स्टार्टिंग में पढ़ा कि पानीपत की जो लड़ाई हुई थी कब हुई थी, 1526 में। इन्होंने इब्राहिम लोदी को जो है हरा दिया था और दिल्ली आगरा पर अपना कंट्रोल किया। इसी तरीके से जो खानवा की लड़ाई हुई थी 1527 के अंदर, जो राणा सांगाया, जिन्हें हम राणा संग्राम भी कहते हैं, जो राजपूत शासक थे, उनको हराया था। फिर 1528 में हम देखें जो चंदेरी के राजपूत थे उनको इन्होंने हराया और आगरा, दिल्ली, यहाँ पर जो है इन्होंने अपना कंट्रोल
कर लिया। यानी कि जो बाबर थे इन्होंने धीरे धीरे अपने आप को एक्सपेंड किया, और जो मेन जो इनके टाइम पीरियड में लड़ाई हुई थी, पानीपत की लड़ाई, खानवा की लड़ाई या चंदेरी की जो लड़ाई थी, वो 3 जो मेन लड़ाइयाँ या युद्ध जिसे हम कहें वो यहाँ पर हुए थे। इनका जो टाइम पीरियड है हम कौन सा देखते हैं, 26 से 30। ठीक है। इसके बाद अगर हम देखें जो बाबर की डेथ हुई थी 1530 में, तो 1530 के बाद जो हुमायूं हैं उनके जो है बाबर के बेटे जो थे वो शासक बन गए थे। देखो उस समय की जब हम बात कर रहे हैं, जो मुग़ल एम्परर थे, हमने जो पढ़ा था कि जो राजा है कैसे बनते थे, ये एक हेरिडिटी होती थी। लेकिन इस समय यानी कि जो मुग़ल शासक होते थे इनमें इनहेरिटेंस का ऐसा कोई पर्टिकुलर सिस्टम नहीं था। जो मुग़ल शासक थे, बहुत सारी रानियाँ थी, बहुत सारे इनके बच्चे थे, तो उन सभी बच्चों में जो है क्या होती थी, जो भी शासन होता था या प्रोविंसेस होती थी वो डिवाइड हो जाती थी। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बाबर के मेनली जो 5 बेटे कौन कौन से थे, हम देखें कामरान थे, हिंदाल थे, अस्करी थे, खलील थे और हुमायूं। ठीक है। तो ये मेनली 5 जो इनके बच्चे थे, इनमें जो सारा शासन है वो डिवाइड कर दिया गया था। यहीं पर अगर हम देखें तो इनका जो भाई था, हुमायूं का भाई, यानी कि हुमायूं जो है, आप बार बार नाम पढ़ते हैं, हुमायूं बहुत कॉमन नेम आपने पढ़ा है ना, तो इनके फादर की विल के अकॉर्डिंग इनको जो है एक प्रोविंस का उत्तराधिकारी जो है बना दिया गया। लेकिन जो इनके ब्रदर थे मिर्ज़ा कामरान, जो हम कामरान अभी हमने इनके ब्रदर की बात की, वो बार बार क्या करते थे, इनका एरिया भी कंट्रोल करना चाहते हैं। यानी कि अपने आप को देखो, जो भी राजा होता है वो क्या करता है, अपने एरिया को एक्सपेंड करने की कोशिश करता है। तो जो कामरान थे वो हुमायूं का एरिया भी अपने अंडर लेना चाहते थे, और जो हुमायूं थे क्या करते थे, इनसे ही उलझे रहते थे। यानी कि इनको शांत करने में, इनको समझाने में या इनसे लड़ने में ही जो है अपनी सारी पावर जो है वो मोस्टली जो इनका समय जो है वो इसमें लग जाता था, यानी कि वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे। ठीक है। तो इसी टाइम पीरियड के अंदर क्या हुआ, जो अफगान कंपिटिटर्स थे उनके, शेर खान, जिसे शेरशाह सूरी भी जिसे हमने कहा है ना, तो वो क्या किया, इन्होंने इनके ऊपर अटैक कर दिया। क्यों? क्योंकि जो हुमायूं का टाइम पीरियड देखो, आपको यहाँ पर 2 टाइम पीरियड दिखाई दे रहे हैं ना, 1530-40 और फिर 1555 से 1556। तो ये 40 से 55 के बीच में क्या हुआ, 40 से 55 के बीच में जो ये शेर खान थे, यानी कि जो इनके अफगान कंपिटिटर थे, हमने बार बार पढ़ा ना, जो आसपास के दूसरे राजा थे जो इनके कंपिटिटर थे, मंगोल थे, अफगान थे, ये इन पर अटैक करते रहते थे। तो क्योंकि हुमायूं अपने ब्रदर के साथ ही उलझे रहते थे, तो इस चीज़ का फ़ायदा जो इनके अफगान कंपिटिटर थे उन्होंने उठाया और इनके ऊपर अटैक कर दिया। तो चौसा की लड़ाई हुई थी 1539 में और कन्नौज की हुई थी 1540 में, जिसमें जो हुमायूं थे वो हार गए और इनको ईरान जाना पड़ा। यानी कि जब वो लड़ाई यहाँ से हार गए, युद्ध में हार हो गई इनकी, तो इनको यहाँ से जाना पड़ा और ये ईरान चले गए। तो 1530 से 40 तक तो इन्होंने चलाया अपना शासन इंडिया के अंदर, लेकिन चौसा और कन्नौज की लड़ाई में अफगान शासकों से जो शेर खान थे उनसे ये हार गए और फिर कहाँ चले गए, ये ईरान चले गए। लेकिन ईरान में जो सफ़ाविद शाह थे उन्होंने इनकी हेल्प की, इन्होंने फिर से अपनी आर्मी बनाई, अपनी पावर को रीगेन किया और फिर 1555 में फिर से दिल्ली पर क्या किया, अटैक किया। ठीक है। तो 1555 में दिल्ली को इन्होंने रिकैप्चर कर लिया। जो इनके मिर्ज़ा कामरान इनके भाई थे जो इनको परेशान करते थे, या जो अफगान कंपिटिटर थे, जो शेर खान, शेरशाह सूरी की हम बात कर रहे हैं, तो इन्होंने क्या किया, उनसे अपना जो दिल्ली का शासन था वो वापस ले लिया। तो 55 में इन्होंने ले लिया, लेकिन 56 में ही क्या हुआ, इनकी डेथ हो गई। जो इनकी लाइब्रेरी थी वहाँ की सीढ़ियों से स्लिप हो गए और गिरते ही इनकी डेथ हो गई। ठीक है। तो इस तरीके से इनका 2 टाइम पीरियड के अंदर जो है शासन वो चला। एक तो 1530 से 1540, जिस समय ये अपने भाइयों से ही परेशान रहे, मेनली जो थे मिर्ज़ा कामरान, और उसी का फ़ायदा उठाते हुए जो अफगान रूलर थे उन्होंने इनके ऊपर अटैक किया। चौसा और कन्नौज की लड़ाई में ये हार गए और ईरान चले गए। वहाँ इन्होंने सफ़ाविद शाह के साथ मिलकर फिर से अपनी आर्मी को तैयार किया और 1555 में फिर से जो है दिल्ली को रिकैप्चर किया। लेकिन अगले ही साल 56 में ही जो है इनकी डेथ हो गई, एक्सीडेंट हुआ इनका, यानी कि वो सीढ़ियों से स्लिप हो गए और उनकी चोट लग गई जिससे वो उनकी डेथ हो गई। तो इसके बाद जो है हुमायूं के बाद जो है इनके बेटे जो थे अकबर, है ना, अकबर जो हैं वो राजा बने। अब देखो जो अकबर हैं वो भी उस समय क्या थे, बहुत छोटे थे, है ना। तो अकबर बहुत छोटे थे, लगभग 13 साल के ही थे। तो उस समय क्या हुआ देखो, एक तो 1505 में ही दोबारा से दिल्ली जो है मुगल शासकों के कंट्रोल में आया था, क्योंकि 40 से 55 तक हमने देखा कि किसका था, जो अफगान रूलर थे उनके अंडर में आ गया था। तो सारा सिस्टम जो है वो चेंज हो गया था और 55 में कंट्रोल आते ही 1 साल बाद ही जो है इनके फादर की डेथ हो गई। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वहाँ पर क्या चल रही थी, बैलेंस नहीं थी।
ठीक है, नया नया जब सारा सिस्टम डेवलप हो रहा था, इतने में इनके फादर की डेथ हो गई और ये बहुत छोटे थे, सिर्फ 13 साल के देखो ये थे। तो इनका भी जो रेन है, इनको भी 3 टाइम पीरियड में बताया गया है। देखो, एक तो 1556 से 70, फिर 1570 से 1585 और फिर 85 से 1605। ठीक है, अब ये जो 1556 से 1570 वाला जो टाइम पीरियड है, ठीक, अब यहाँ पर क्या था, देखो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ आप देखोगे जो पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है वो हुई थी। ठीक है, पानीपत का जो सेकेंड वर्ल्ड वार है, जो हेमू विक्रमादित्य थे, है ना, हेमू विक्रमादित्य और अकबर के बीच में जो है ये लड़ाई हुई थी। अकबर की तरफ से या मुगल शासक हम कह सकते हैं, उनकी भी लड़ाई हुई थी और यहाँ पर जो अकबर या मुगल शासन कहें वो यहाँ पर गेन हुआ था। तो जो स्टार्टिंग पीरियड था 1556 से 70 वाला, क्योंकि ये बहुत छोटे थे तो इनके जो रिजेंट थे बैरम खान, आप कहें कि उनके सेनापति आप कह लें या सलाहकार कह लें, तो उनके अंडर ही ये सारी चीज़ें कर रहे थे। इनकी उनकी देख रेख में जो किस तरीके से शासन करना है, लोगों को समझना है, क्योंकि बहुत छोटे थे तो सारी चीज़ें समझ समझ करके ये काम कर रहे थे। तो पहले तो ये बैरम खां के इन्फ्लुएंस में रहे और उसके बाद जो महामंगा थी, महामंगा आपने नाम सुना होगा, मूवी अकबर मूवी है ना, जोधा अकबर, उसमें भी आपने देखा होगा। ठीक है, तो महामंगी जो थी ये अकबर की धाय थी। ठीक है, धाय माँ थी, तो ये इनको अपनी मदर के बराबर ही इक्वली ट्रीट करते थे। तो बहुत समय तक जो थे ये उनके भी इन्फ्लुएंस में रहे, यानी कि उनसे इंस्पायर होकर या उनके सजेशन से ही कोई भी फैसले लिया करते थे। लेकिन धीरे धीरे जो है इनको समझ में आया कि नहीं, मुझे अब इंडिपेंडेंट होना होगा। ठीक है, तो धीरे धीरे क्या हुए, इंडिपेंडेंट हुए। फिर इन्होंने अपनी मिलिट्री कैंपेन्स चलाई। जो सूरीज थे, जैसे हमने अफगान रूलर के बारे में पढ़ा था ना, शेर खान, तो इनके खिलाफ हैं या दूसरे अफगान हैं या आसपास के जो किंगडम्स हैं जिसमें इन्होंने मालवा, गोंडवाना, इन सबको जो है अपने कंट्रोल में लिया। साथ ही इनके जो स्टेप ब्रदर थे मिर्ज़ा हाकिम, जो दूसरे उज़्बेक से, उनके खिलाफ भी जो है इन्होंने अपनी कैंपेन्स चलाई। 1568 और 1569 की अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो सिसोदिया कैपिटल थी, यानी कि जो मेवाड़ जो रीजन था, वहाँ पर भी इन्होंने अपना कब्जा किया। जो उदय सिंह की हम बात करें, इस समय राजा थे, तो उदय सिंह तो वहाँ से चले गए, लेकिन उनके जो सेनापति थे फतेह सिंह या जयमल जो थे राजा, उन्होंने लड़ाई लड़ी। तो धीरे धीरे जो मेवाड़ रीजन था उस पर भी इन्होंने कंट्रोल किया। तो ये फर्स्ट जो एरा था। इसके बाद जो 1570 से 85 वाली बात करें तो अब इन्होंने गुजरात की तरफ कैंपेन अपनी चलाई। बिहार, बंगाल, उड़ीसा, ये वाला जो एरिया था ये इन्होंने इस तरफ की तरफ इन्होंने शुरू किया। एंड द कैंपेन्स वर कॉम्प्लिकेटेड बाय द 1579-1580 रिवोल्ट इन सपोर्ट ऑफ मिर्ज़ा हाकिम, यानी कि जो मिर्ज़ा हाकिम इनके ब्रदर थे, स्टेप ब्रदर थे, वो भी क्या करते थे, इनको बार बार परेशान करते थे। तो वो उसके साथ ही, यानी कि उस समय देखो उत्तराधिकारी की लड़ाई जो है वो चला करती थी, है ना, क्योंकि कोई पर्टिकुलर सिस्टम तो था नहीं अभी, जैसे हमने पढ़ा इनहेरिटेंस का। तो जो भी शासक के, मुगल शासक के जो बच्चे होते थे वो अपना अपना एक्सपेंड करने के लिए लगे रहते थे। तो इनकी मिर्ज़ा हाकिम भी इसी तरीके से इनके स्टेप ब्रदर थे जो इनको परेशान करते थे। थर्ड जो टाइम पीरियड हम देखें 1585 से 1605 का, ये जो टाइम पीरियड था, इस समय अकबर का जो एम्पायर है बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुआ। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की तरफ ये चले गए। कांधार की तरफ जो सफाविद थे उनके ऊपर भी इन्होंने कंट्रोल किया। कश्मीर के ऊपर इन्होंने कंट्रोल किया। काबुल जो एरिया था, जो मिर्ज़ा हाकिम बार बार इनके ब्रदर इनको परेशान कर रहे थे, उनकी डेथ के बाद काबुल पर भी इन्होंने कंट्रोल किया। इसी तरीके से दक्कन यानी कि साउथ की तरफ इन्होंने, जैसे बेराड़ है, खानदेश है या अहमदनगर का एरिया है, इन सबको भी इन्होंने अपने कंट्रोल में लिया। देखो अभी मैप के थ्रू अगर हम इसको देखें तो ये अभी आपको समझ में आएगा। ये देखिए, ये रहा। तो ये जितना भी एरिया है सारा जो है अकबर के कंट्रोल में आ गया था। देखो कंधार हमने पढ़ा, है ना, कंधार में जो सफाविद थे इनको हराया इन्होंने। काबुल जो मिर्ज़ा कासिम इनके जो थे स्टेप ब्रदर हाकिम, उनको इन्होंने हराया। फिर कश्मीर में, इधर पंजाब को हम देख लें, गुजरात की तरफ ये जा रहे थे, इधर जो नॉर्थ ईस्ट पार्ट है यहाँ इन्होंने किया। अहमदनगर की हमने बात की, दक्कन वाला जो एरिया है ये सारा यहाँ पर इन्होंने कंट्रोल किया। बीजापुर, गोलकोंडा, इस तरफ भी जो है इन्होंने अपनी कैंपेन्स जो है वो स्टार्ट कर दी थी। तो ये देखो, ये सारा जो एरिया है ये आप देख रहे हैं जो अकबर का, यानी कि जो हम देखें मिलिट्री कैंपेन्स हैं अकबर और औरंगज़ेब के टाइम पीरियड का भी यहाँ पर ये पूरा जिक्र किया गया है। सिर्फ अकबर का नहीं, मतलब मुगल शासन हम देख रहे हैं कि किस तरीके से पूरा एक्सपेंड हो चुका था। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि अकबर का टाइम पीरियड कहाँ कहाँ तक था। चलिए, तो अकबर हमने पढ़ा, इनके जो तीनों
टाइम पीरियड से इनको हमने पढ़ लिया। और इन द लास्ट ईयर ऑफ हिज रेन अकबर वॉज डिस्ट्रैक्टेड बाय द रिबेलियन ऑफ प्रिंस सलीम। देखिए जब इनकी कैंपेनिंग चल रही थी, आसपास के एरियाज़ को ये कंट्रोल करते चले जा रहे थे, साउथ की तरफ ये बढ़ रहे थे, उसी समय जो इनके बेटे थे सलीम, इन्होंने क्या किया, इनके साथ रिबेल किया। ठीक है, सलीम जिसे फ्यूचर में क्या कहा गया, जहांगीर के नाम से जाना गया। ठीक है, तो फादर और सन की जब फाइट होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि फादर क्या होगा, डिस्ट्रैक्ट होगा, परेशान होगा, बीमार होगा, है ना। तो उसी चक्कर में जो है अकबर जो है वो उनकी हेल्थ ख़राब हो गई और उनकी डेथ हो गई। ठीक है, अगले जो शासक बने वो कौन बने, जहांगीर, जो हम सलीम कहते हैं ना, सलीम, जिनको जहांगीर के नाम से जाना गया। तो इनका जो रेन था वो कौन सा टाइम पीरियड हम देखते हैं, 1605 से 1627 तक। ठीक है, जो मिलिट्री कैंपेन अकबर के टाइम पीरियड में शुरू हुई थी वही अब भी चल रही थी। जो मेजर यहाँ पर काम हुआ वो क्या था, जो अमर सिंह थे। अमर सिंह कौन थे, महाराणा प्रताप, नाम सुना है ना आपने महाराणा, तो महाराणा प्रताप के बेटे थे ये। तो अभी हमने पढ़ा था कि मेवाड़ की तरफ जो है ये कैंपेन इनकी चल रही थी। मेवाड़ जो था वो इनके सामने झुका नहीं था, मुगलों के सामने। लेकिन जहांगीर के समय क्या हुआ, जो महाराणा प्रताप के बेटे थे अमर सिंह, उन्होंने मुगलों के साथ क्या कर ली, संधि कर ली। ठीक है, संधि से मतलब उनका कमिटमेंट हुआ। लेकिन ये कैसी थी, रिस्पेक्टफुल थी। ऐसा नहीं था कि इनको हर बार इनके दरबार में आकर पेशी देनी पड़ेगी जैसा कि बाकी दूसरे जो राजाओं के साथ था। तो एक ये खास जो बात रही थी इनके टाइम पीरियड की। इसी समय में हम देखिए कि लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिक्स जो है इनकी। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ और आप ध्यान रखेंगे, जो जहांगीर थे, सलीम जो हम बात कर रहे हैं, ये नूर जहाँ से बहुत इन्फ्लुएंस थे। नूर जहाँ जो इनकी पत्नी थी, ठीक है, जिनका ओरिजिनल नेम क्या था, मेहरुनिसा। ठीक है, तो नूर जहाँ से बहुत इन्फ्लुएंस रहते थे ये। नूर जहाँ, देखो ये नाम आया, जहांगीर्स वाइफ, तो इनसे ही इन्फ्लुएंस रहते थे और जो भी डिसीजन लेने होते थे वो इनसे सलाह मशवरा करके ही ये किया करते थे। तो जहांगीर के ही दो बेटे थे, खुर्रम और खुसरो। ठीक है, देखो खुर्रम यहाँ पर नाम दिया गया है, एक थे खुसरो। ठीक है, तो दो जो बाकी भी थे, लेकिन इनके हम बात करें देखें तो जो खुर्रम थे ये जो फ्यूचर में राजा बने। तो खुर्रम जो राजा थे, इनके समय में जो सिख जो कम्युनिटी थी, इनके साथ मुगलों का जो है अनबन हो गई। कैसे हो गई, क्योंकि खुर्रम जो थे उनकी जहांगीर से उन्होंने रिबेल किया, वही शासन के लिए। ठीक है, पिता पुत्र की लड़ाई हुई थी। और खुर्रम को जो 5वें गुरु थे सिखों के, अर्जन देव जी, ठीक है, उन्होंने क्या किया, इस खुर्रम को शरण दी, इनकी हेल्प की। तो इससे जो मुगल शासक थे वो क्या हो गए, नाराज़ हो गए। और उसी समय से जो है इनकी अनबन जो है वो शुरू हो गई। इसे कहा ना, लेस सक्सेसफुल कैंपेन्स अगेंस्ट द सिख्स, द ओम्स, अहमदनगर फॉलोड, यानी कि ये सब चीज़ें जो वो कंटिन्यूली चलती रही। जो मेन हमने पढ़ा अमर सिंह और जो सिख के साथ है इनका जो है कैंपेन सक्सेसफुल नहीं हो पाई थी। ठीक है, तो खुर्रम जो है जिसको बाद में ही शाहजहां के नाम से जाना गया। देखो, जो जैसे जहांगीर है, जिनका पहले नाम क्या था, सलीम, ये आपको ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। जहांगीर को ही सलीम कहा जाता था। इसी तरीके से जो खुर्रम थे, इन्हीं को शाहजहां कहा गया बाद में। ठीक है, अब जो ये थे शाहजहां का जो टाइम पीरियड है, शाहजहां का टाइम पीरियड है, ये मुगल शासन का गोल्डन टाइम पीरियड कहा जाता है, गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर। ठीक है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि शाहजहां ने बहुत सारा आर्किटेक्चरल डेवलपमेंट किया, इंफ्रास्ट्रक्चर्स बनवाई थी। जैसे लाल किला हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ा, ताजमहल आपने पढ़ा, तो बहुत सारी जो है मॉन्यूमेंट्स बने, आर्किटेक्चर डेवलप हुआ। तो शाहजहां के टाइम पीरियड को गोल्डन पीरियड ऑफ आर्किटेक्चर कहा जाता है, मुगल आर्किटेक्चर कहा जाता है। ठीक है, तो इनके टाइम पीरियड में देखो क्या हुआ, 27 से 58 के बीच में मुगल कैंपेन्स कंटिन्यूड इन द डेक्कन अंडर द शाहजहां। ठीक है, जो मतलब डेक्कन की तरफ, दक्कन जो सेंट्रल वाला पोर्शन है, आप जानते हैं ना इंडिया का, ये वाला जो एरिया है यहाँ से, तो साउथ की तरफ जो है इनकी कैंपेन्स चल रही थी। अफगान नोबल खान जहान लोदी रिबेल्ड एंड वॉज डिफीटेड, यानी कि अफगान्स को हराया गया इस समय। कैंपेन्स वर लॉन्च अगेंस्ट अहमदनगर, जो अभी हमने मैप में देखा था, अहमदनगर की तरफ कैंपेन चलाई गई। बुंदेल्स वर डिफीटेड एंड ओरछा सीज, तो यानी कि साउथ के ये सारे जो एरियाज हैं, कहाँ हैं, साउथ के हैं। इसी तरीके से नॉर्थ वेस्ट में देखें तो जो बाल्ख है, बाल्ख फ्रॉम द उज्बेक्स, उनसे उज्बेक को हरा दिया गया, सॉरी उज्बेक वॉज अनसक्सेसफुल एंड कंधार वॉज लॉस्ट टू दी सफाविड्स, यानी कि जो कंधार है वो इनसे छीन लिया गया था सफाविद से। इन 1632 अहमदनगर वॉज फाइनली एनेक्स्ड एंड द बीजापुर फोर्सेज सूड फॉर पीस,
यानी कि जब इनकी पावर बढ़ रही थी, इधर देखो कंधार है, इधर हम उज़्बेक की बात करें, इनको हरा दिया इन्होंने, अहमदनगर, बुंदेल्स, इन सब पर कंट्रोल हो गया। तो बीजापुर का जो शासक था, उस राजा था, उसने भी क्या किया कि ठीक है, हम पीस ऑफ ट्रीटी चाहते हैं, ठीक है, हम शांति चाहते हैं, तो इन्होंने भी सरेंडर कर दिया। तो इन 1657-58 देयर वाज कॉन्फ्लिक्ट ओवर सक्सेशन अमंग शाहजहां सन औरंगजेब। अब फिर से क्या हुआ देखो, ये हम पढ़ रहे हैं, जो मुगल शासक थे, इनके जो भी बच्चे थे, उनमें आगे जो है लड़ाई चलती रही। तो शाहजहां के भी जो बेटे थे, उनमें भी क्या हुई, उनके जो बच्चे थे उनमें भी फिर से लड़ाई हुई। जो दारा शिकोह थे या औरंगजेब थे, इन सब के बीच में लड़ाई हुई। कहा जाता है कि जो दारा शिकोह थे वो इनोसेंट थे, ईमानदार आप ये कह सकते हैं थे, या उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो अच्छा था। तो दारा शिकोह को भी जो है औरंगजेब ने मार दिया, और शाहजहां को भी जो है उसने जेल में डाल दिया। तो अपने जीवन के आखिरी जो 8 साल थे, शाहजहां ने कहाँ बिताए, जेल में। उनके बेटे औरंगजेब ने ही उनको क्या कर दिया, जेल में डाल दिया शासन के लिए। ठीक है, तो अगला हम देखते हैं 58 से 1707 की, जो औरंगजेब के अंडर रहा। अब जो औरंगजेब थे वो दक्कन के गवर्नर अपॉइंट हुए थे शाहजहां के टाइम पीरियड में, यानी कि शाहजहां ने इनको दक्कन का गवर्नर बना के भेजा हुआ था। तो दक्कन के एरिया पर इनका खास लगाव था। तो औरंगजेब की जो कैंपेन्स चली वो मेनली डेक्कन प्लेट्यू जो है यहाँ पर ज़्यादा चली। ठीक है, इन द नॉर्थ ईस्ट द ओम्स वर डिफीटेड इन 1663, ओम्स को हरा दिया इन्होंने, बट रिबेल्ड अगेन इन 1680, लेकिन इन्होंने 1680 में दोबारा रिबेल किया। कैंपेन्स इन द नॉर्थ वेस्ट अगेंस्ट यूसुफजाई एंड सिख वर टेम्परेरीली सक्सेसफुल। इसी तरीके से जो मराठास थे उनके साथ भी जो इनकी कैंपेन थी स्टार्टिंग में जो है वो सक्सेसफुल रही। यहाँ पर शिवाजी जो हैं, यहाँ पर आपको ध्यान रखना, जो मराठा चिफ्टेन थे, मुखिया थे, इनको दरबार में बुलाया गया, मुगल दरबार में, लेकिन इनको कैदी बना लिया गया, वहाँ पर जेल में डाल दिया गया। तो शुरुआत में तो देखें कि यह क्या था, सक्सेसफुल था, लेकिन शिवाजी किसी तरह से जो है वहाँ से बच गए, इनकी जेल से भाग कर वापस अपनी जगह पहुँचे, और उनका भी इनको तो सबक सिखाना पड़ेगा, है ना। और फिर मराठाओं के साथ इनकी बड़ी लड़ाई चली। तो जो शिवाजी थे उन्होंने अपने आप को इंडिपेंडेंट किंग डिक्लेयर कर लिया और मुगल्स के खिलाफ कैंपेन चलाई। और इसके बाद अगर देखें तो औरंगज़ेब के साथ जो है उन्हीं के बच्चों ने फिर से रिबेल किया, क्योंकि ये तो पीढ़ियों से चला ही आ रहा था, है ना। तो एंड रिसीव्ड सपोर्ट फ्रॉम द मराठाज एंड द डेक्कन सल्तनत, ही फाइनली फ्लेड टू सफाविद ईरान। एंड आफ्टर अकबर्स रिबेलियन औरंगज़ेब सेंट आर्मीज अगेंस्ट। तो धीरे धीरे अब औरंगज़ेब की अगर हम बात करें, ये देखो उनके बच्चों ने जब रिबेल किया तो क्या हुआ, दक्कन की तरफ इन्होंने जो है आर्मीज भेजी। बीजापुर वॉज अनेक्स इन 1685, गोलकोंडा 1687, 1698। औरंगजेब पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ आप देखो, जो हमने मिलिट्री कैंपेन्स की बात की थी ना, मिलिट्री कैंपेन्स में क्या होता था, जो मुगल शासक होते थे मेनली वो क्या करते थे, जब शुरुआत में लड़ाई होती थी तो अपने सैनिकों को वो भेजा करते थे, ना कि खुद जाते थे। भाई शुरुआत में अगर राजा जाएगा, मान लीजिए वो घायल हो जाते तो पूरी की पूरी आर्मी का जो है मोराल तो डाउन हो जाएगा, है ना। तो ये इनकी फिलॉसफी थी। और वहीं जब हमने बाबर की बात की कि बाबर ने जो पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी इब्राहिम लोदी के साथ में, तो वहाँ पर कैनन्स का यूज़ किया था, यानी कि तोपों का यूज़ किया था। ठीक है, और ये जो तोपें थी, पहले की जो तोपें होती थी बहुत भारी होती थी, इनको लेके जाना मैनेज करना बहुत मुश्किल होता था। लेकिन बाबर ने जो कैनन्स यूज़ की थी वो बहुत हल्की थी, इजी टू मेंटेन थी। तो मेनली इस लड़ाई में जीतने का जो कारण था वो ये तोपें ही थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये अब देखो कि जो औरंगजेब था पर्सनली मैनेज्ड कैंपेन्स इन द डेक्कन अगेंस्ट द मराठास हु स्टार्टेड गोरिल्ला वारफेयर। तो जो मराठा जो थे, इन्होंने जो गोरिल्ला नीति अपनाई थी लड़ाई की, उनके खिलाफ औरंगजेब ने खुद आगे होकर के जो है कैंपेन्स अपनी चलाई। औरंगजेब ऑल्सो हैड टू फेस द रिबेलियन इन नॉर्थ इंडिया ऑफ द सिक्स, जाट एंड सतनामीज, यानी कि बाकी की जो कम्युनिटीज थी, क्योंकि ये क्या था, हम कहें कि बहुत ज़्यादा, हम कहें कि आप उसे क्या कह सकते हैं, धर्मांध आप हिंदी में से कहेंगे, है ना, यानी कि अपने धर्म के प्रति बहुत ज़्यादा जो है एडमेंट था। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही स्ट्रिक्ट था। तो बाकी के जो लोग थे वो इसके अगेंस्ट होते चले गए, जैसे सिख हैं, जाट हैं, सतनामीज़ हैं, ये सब जो है वो इनके अगेंस्ट होते चले गए। जैसे अकबर एक सेक्युलर किंग था, हमने पढ़ा है, आगे भी हम पढ़ने वाले हैं कि किस तरीके से वो जो सभी धर्म के राजा हैं, सभी धर्मों को सम्मान देता था, रिस्पेक्ट देता था और फिर उनको अपने अंदर मिलाता था। तो बड़ी अच्छी जो है उसकी एडमिनिस्ट्रेशन था। लेकिन औरंगजेब क्या था, बिल्कुल धर्मांध हम कह सकते हैं, था बहुत ही एडमेंट था अपने रिलीजियस एस्पेक्ट्स को लेकर के।
तो बाकी के सभी लोग जो हैं वो इसके अगेंस्ट हो गए। इन द नॉर्थ ईस्ट ऑफ द ओम्स एंड इन डेक्कन ऑफ द मराठास हिज डेथ वॉज फॉलोड बाई अ सक्सेशन कॉन्फ्लिक्ट अमंगस्ट हिज सन, यानी कि उसके बच्चों में भी जो है फिर से क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई आगे के शासन के लिए। लेकिन अगर हम देखें, ये हमने जो पढ़ा 1707, ये औरंगज़ेब तक का जो टाइम पीरियड था, ये मुग़ल शासन का फ्लरिशिंग टाइम था, यानी कि बहुत ज़्यादा जो है मुग़ल एम्पायर एक्सपेंड था, बहुत ज़्यादा एस्टैब्लिश हो चुका था। लेकिन इसके बाद से ही जैसे हमने पढ़ा धीरे 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 क्या हो रहा था, ये डिक्लाइन हो रहा था। और 1857 तक जो है ये पूरा का पूरा डिक्लाइन हो गया था। जो लास्ट रूलर थे वो कौन थे, बहादुर शाह जफ़र, जिन्हें जो ब्रिटिश कंपनी है उन्होंने क्या कर लिया, अरेस्ट कर लिया था। ठीक है, तो ये सब स्टोरी हम आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। आज का वीडियो हम यहीं पर पोस्ट करते हैं, लेंदी हो जाएगा। तो आज हमने एक तरीके से मुग़ल एम्परर्स की जो मेजर कैंपेन्स हैं और इवेंट्स हैं उनको स्टडी किया। आई होप एवरीथिंग इज़ क्लियर टू यू। इन नेक्स्ट वीडियो विल डिस्कस विद द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द मुगल्स, इनका एडमिनिस्ट्रेशन हम पढ़ेंगे। अभी आपको कोई डाउट हो यहाँ पर, कोई भी दिक्कत हो तो कमेंट बॉक्स में आप पोस्ट करें एंड वेट फॉर द नेक्स्ट वीडियो इन विच वी विल डिस्कस अदर मुगल एम्परर्स. Okay, so thank you for watching. Stay connected.